रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखने की आवाजें आती थीं। मेरी जेठानी जी का तो कब का देहांत हो चुका था। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छिप गई। फिर जो मैंने देखा, भगवान! जब मैंने पहली बार वह दिल दहला देने वाली चीखें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैं गहरी नींद से चौंक कर उठी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बजा था और चीख पुकार की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरी बगल में सोए मेरे पति पंकज इतनी गहरी नींद में थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं पंकज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर का तो कब का देहांत हो चुका था। जेठ जी बहुत देखरेख करने वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पंकज से लव मैरिज हुई थी। हमने एक दूसरे को खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें शुरू हो गई थीं। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थीं। एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी, जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखूं कि यह आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, इसलिए मैं कैसे बाहर निकल सकती थी। आधे घंटे तक आवाज़ें गूंजती रहीं। उसके बाद शांति छा गई। मुझे पंकज की नींद देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गईं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। मैं फिर से लेट गई, लेकिन अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की ओर जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे डर सा महसूस होने लगा, क्योंकि जहां यह हवेली बनी हुई थी वहां आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए आई थी क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले यह तय हुआ था। आज शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ बने हुए थे। यहाँ का बगीचा भी बहुत बड़ा था। मुझे इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा महसूस हुआ। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गर्व करती, उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से सो गई। सुबह पंकज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोती रहेंगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो वह उठ चुका था। पंकज बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा, तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई भ्रम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत मुश्किल से उन कपड़ों को पहना। पंकज कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगीं, तैयार करने लगीं। जब मैं सज-धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया।
फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से इंतजार कर रही थीं। गर्मी और धूप में न जाने वे कब से बाहर बैठी थीं। वे मेरी एक झलक देखने के लिए वहां बैठी हुई थीं। मेरे जेठ जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, पंकज की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगीं। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रुक नहीं पाई। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं जल्दी जल्दी में अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लोगों का आना जाना लगा रहा। पंकज से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्म रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और पंकज मुझसे कहने लगा, गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोलीं और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पंकज, जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों पंकज की मुस्कान गायब हो गई। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। पंकज, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है। यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से अजीब घुटन महसूस होती है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख शोर से खुल गई। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और मैंने पंकज को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, पंकज, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरी बात पर पंकज ने नजरें चुराईं और कहने लगा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन पंकज को नहीं आ रही थीं। मैंने हैरत से पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा, लड़की की आवाज है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो गया और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थीं? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोचकर मैं डर से कांपने लगी। डर की वजह से मैं पंकज से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह ही मैंने पंकज से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और पंकज मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, इस हवेली में वर्षों से ऐसे ही साए हैं। कभी कभी लोगों को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसी तुम्हें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उन आवाज़ों से हमें कभी नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो क्या मेरी भाभी यहाँ रह पाती? पंकज की कोई भी बात मुझे तसल्ली नहीं दे रही थी। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने पंकज से पूछा, तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर पंकज का चाय का कप हाथ में ही रह गया। लेकिन मैं अंदर से खुश थी कि किसी ने हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल किया। पंकज ने कहा, भाई, जैसा आपका आदेश। उसने यह बात बहुत ही मुश्किल से कही थी, क्योंकि वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी ने कहा, आज शाम तक दिल्ली जाने की तैयारी करो और वहां के काम देखो। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। तभी जेठ जी ने कहा, बहू, तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और पंकज की पैकिंग करनी है। शाम तक जाना है तो समय लगेगा।
मेरी बात सुनकर जेठ जी पंकज को घूरते हुए बोले, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब यह यहीं हवेली में रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से पंकज की तरफ देखने लगी। वह कहने लगा, भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में केवल पंकज ही जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई थी। पंकज ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई थी? उसने कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से में उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद पंकज कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। पंकज मेरे पास आकर बहुत प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त चीखों की आवाज़ मुझे डरा देती है। वह मुझसे कहने लगा, तुम उन आवाज़ों पर ध्यान मत दो। वे जो भी हैं तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, यह मैं वादा कर सकता हूँ। बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पंकज की बातें सुनकर मैं और भी डर गई। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पंकज थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। वह तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैंने सिर हिला दिया। पंकज शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लेती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जातीं। मैंने महसूस किया कि जब भी वह आवाज़ें आतीं, नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। वह सिर हिलाकर कहती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसके डर से मैंने अंदाज़ा लगाया कि कहानी कुछ और ही है। मैंने उससे कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर मुझे सच्चाई जानने की चाहत बढ़ गई। एक रात जब मैंने फिर से चीखों की आवाज़ सुनी तो मैंने ठान लिया कि सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। मैं दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलते हुए ऊपर चढ़ गई। वहां से आवाज़ और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने के कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह मेरे जेठ जी का कमरा था, जहां से लड़की की चीखें आ रही थीं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों को काबू करने लगी। मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही आवाज़ें सुनकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। दुनिया के सामने वे कितने सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन यह सब क्या था? मैं खुद से ही बात करने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ जी और औरतों के साथ ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था? उस रात मेरी पूरी रात जागते हुए कटी। सुबह नाश्ते पर वे उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पंकज ने फोन पर बात नहीं की। मेरी बहू ने रो रोकर आंखें सूजा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले, पंकज वहां बहुत बिजी है, शायद इसीलिए फोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। दिन में वे नेक और रहमदिल बने रहते थे और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैंने ठान लिया था कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी
कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। एक रात जब मैंने फिर वही आवाज़ें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखा तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ झलक रहा था। वह जोर जोर से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं ज्यादा नहीं देख सकी और वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने पंकज को फोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा था कि हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाजें गांव की मासूम लड़कियों की हैं, जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैंने सब पंकज से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें राजीव की ताकत का अंदाजा नहीं है। वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। पंकज की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतनी कम थी। मतलब वह अपने भाई के बारे में ये सारी बातें पहले से ही जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि बुराई को देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो राजीव के खिलाफ एक शब्द भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा बंद करके कमरे में ही रुक गई। मुझे पता था कि राजीव कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर पहुंच गई। कमरे के बाहर की खिड़की खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए कमरे में पहुंच गई और देखा कि कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे राजीव उस कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर कैब की बोतल लेकर आया और टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी और बार बार कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। मनोहर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। राजीव आराम से सोफे पर बैठकर उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। लड़की दरवाज़ा पीट रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन वहां के लोग इस जुल्म पर खामोश थे। जब वह दरवाज़ा बजाकर थक गई तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, राजीव साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, तू मेरे सामने जुबान चलाएगी? फिर उसने उस लड़की को जोर से जमीन पर पटका और उसकी गर्दन पर पैर से मारने लगा। लड़की दर्द से बिलबिला उठी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। किसी तरह मैंने खुद को काबू में किया। मैंने देखा राजीव ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और सिगरेट जलाकर जैसे ही उसके चेहरे पर लगाने वाला था, लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजीव तुरंत ही पीछे हट गया। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता, मैं खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई और वहीं जाकर छुप गई। पूरी हवेली में हलचल सी महसूस हो रही थी। बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी, जो हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर दीवार के दूसरी तरफ देखा तो वहां एक घना जंगल था। मैंने वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि जंगल पार करने के बाद कहां पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भागती रही। सुबह तक भागती रही और जैसे ही हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच गई। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए गुजर रही थी।
मैं बस में बैठ गई और पूरे रास्ते अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो आईपीएस अफसर थे उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का अंत हुआ और राजीव के साथ साथ पंकज भी पकड़ा गया। वे लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उन्हें दूसरे देश भेजते थे और कुछ को मार देते थे। मेरे पति दिल्ली से ये काम करते थे और इसीलिए वह मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मैंने अब पंकज से तलाक ले लिया है क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से कई लड़कियां बच गईं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।